हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अविनाश में। दोस्तों, मैं आज एक मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक द्वैध शासन को लेकर के आया हूं। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था द्वैध शासन के बारे में, तो आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप सब समझेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। आप सबों को पता होगा कि भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था व्यापार के लिए। तो यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज सबसे सफल रहे थे। यूरोपीय कंपनी के बीच जो प्रतिस्पर्धा हुई थी उसमें अंग्रेज सबसे सफल रहे थे। और अंग्रेज़ों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो 1600 ईस्वी में भारत आया था। अंग्रेज़ों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था 1600 ईस्वी में भारत आया था। और 1757 का प्लासी युद्ध, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लासी युद्ध के बारे में, जो कि भारत में अंग्रेजी शासन का नींव कहा जाता है। प्लासी युद्ध के विजय के उपरांत तो 1600 से लेकर 1757 तक लगभग 150 साल अंग्रेज़ों ने सिर्फ व्यापार किया था। यहाँ से लगभग 150 साल अंग्रेज़ों ने सिर्फ व्यापार किया था। तो 1757 का प्लासी युद्ध, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ जाती है, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध। आप सभी मैप में देख रहे होंगे, प्लासी यहाँ है और बक्सर इसके ठीक बगल में है। प्लासी बंगाल में और बक्सर बिहार में है। ये भारत का पुराना मैप है, तो मैं मैप भी लेकर के आया हूँ, आप सभी समझेंगे। तो प्लासी का जो युद्ध था और उसके बाद बक्सर का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। बक्सर विजय के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को पुरस्कृत किया गया था। जो रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 के प्लासी युद्ध में भी था, सिराजुद्दौला को हराया था। और यह युद्ध षड्यंत्र से जीता गया था, प्लासी का युद्ध। लेकिन जो बक्सर का युद्ध है, यह युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ था इसलिए क्योंकि 1764 का बक्सर युद्ध अंग्रेज़ों ने कोई षड्यंत्र करके नहीं जीता था। इन्होंने अपने सैन्य बलों के द्वारा जीता था। और इसमें हराया था मीर कासिम को, शुजा-उद-दौला को और शाह आलम द्वितीय को, जिन्हें त्रिगुट भी कहा जाता है। हम बात करते हैं आगे। तो बक्सर विजय के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को पुरस्कृत किया गया था और 1765 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर भी बना दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर भी बना दिया गया था। जब गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव, तो पराजित त्रिगुट कौन? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, जिनसे बक्सर का युद्ध में जीता था रॉबर्ट क्लाइव। तो पराजित त्रिगुट, क्योंकि मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की हार हुई थी, पराजित हुई थी, इसलिए इन्हें पराजित त्रिगुट भी बोला जाता है। तो जब गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव, तो पराजित त्रिगुट से संधि किया, जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इलाहाबाद की संधि के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बक्सर विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन चुका था। तो वो पराजित त्रिगुट के साथ इलाहाबाद की संधि की। और यह संधि, दो संधि हुई थी। एक फर्स्ट संधि 12 अगस्त 1765 को, और सेकेंड संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को, बस 4 दिन के बाद। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि किसके किसके बीच हुई थी, द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। प्रथम संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो बक्सर की संधि में शुजा-उद-दौला के साथ था, उसके बीच संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच फर्स्ट संधि हुई थी। और इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी रॉबर्ट क्लाइव को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये याद रखने वाली बात है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी रॉबर्ट क्लाइव को शाह आलम द्वितीय के द्वारा। और इसके बदले में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह को, शाह आलम द्वितीय को 50 लाख नगद राशि दिया था।
तो ये कुछ फैक्ट निकल के आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ से। और सेकेंड संधि में जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था रॉबर्ट क्लाइव का, उसमें इलाहाबाद और कड़ा जिले को शुजा-उद-दौला से लेकर के, एक कड़ा जिला है और इलाहाबाद, इलाहाबाद और कड़ा जिले को शुजा-उद-दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था, शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था। तो इलाहाबाद की संधि में प्रथम संधि और द्वितीय संधि में जो भी महत्वपूर्ण बात है वो यही थी, याद रखने योग्य बातें यही थी। तो अब हम चलते हैं द्वैध शासन की ओर। बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन का सबसे पहला चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि डायरकी क्या है, द्वैध शासन को डायरकी भी लिख देता है, तो कंफ्यूज ना करें, दोनों एक ही चीज़ है, डायरकी या द्वैध शासन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो द्वैध शासन है इसका विचार किसने दिया था, इसका जनक कौन है, द्वैध शासन का जनक कौन है। तो द्वैध शासक का जनक है लियोनस कार्टियस, द्वैध शासक का जनक है लियोनस कार्टियस। और लियोनस कार्टियस का एक बुक भी है डायरकी, जिसमें वर्णन है द्वैध शासन के बारे में। द्वैध शासन चला कब से कब था, तो 1765 से लेकर के 1772 तक चला था। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला था। तो जब 1772 तक चला था, उसके आगे समाप्त हो गया होगा। तो समाप्त क्यों हुआ था, 1772 के बाद कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होने के कारण आगामी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। और ये वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है। कौन, वारेन हेस्टिंग। तो कृपया याद रखें। इस शासन व्यवस्था में दोहरा नियंत्रण था। बंगाल का जो द्वैध शासन है, सबसे पहले हम जानें कि द्वैध शासन होता क्या है, या द्वैध शासन होता क्या है, वास्तव में यह है क्या। तो शासन दो तरह से किया जाना या दोहरा नियंत्रण होना, किसी भी राज्य पे दोहरा नियंत्रण होना हम द्वैध शासन को के रूप में जान सकते हैं। तो दोहरा नियंत्रण ये किसके किसके बीच था, तो एक कंपनी और एक नवाब। तो कंपनी क्या करता था, कुछ कार्यों पर नियंत्रण कंपनी का होता था, कुछ कार्यों पर नियंत्रण कंपनी का, और कुछ कार्यों पर नियंत्रण नवाब का। तो आइए हम देखते हैं किन किन कार्यों पर कंपनी का और किन किन कार्यों पर ये नवाब का अधिकार था। शासन कार्य देखते हैं हम। तो शासन कार्य है नीचे दीवानी और निजामत। दीवानी में संपत्ति एवं राजस्व से जो भी संबंधित मामले थे वो दीवानी में आते थे, और निजामत जो पुलिस प्रतिरक्षा न्याय व्यवस्था के से संबंधित थे वो निजामत में आते थे। तो कंपनी ने दीवानी अपने पास रखा और निजामत जो है वो दे दिया नवाब को। निजामत जो व्यवस्था है वो दे दिया नवाब को, और जो दीवानी है वो कंपनी ने खुद रखा, अपने पास रखा। तो ये देखिए कितनी चालाकी की बात है कि जो राजस्व संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर शासन प्रशासन कौन करेगा, तो ये दीवानी संबंधित शासन प्रशासन खुद कंपनी करेगा। दीवानी जो है खुद कंपनी करेगा, और जो पुलिस प्रतिरक्षा है, न्याय व्यवस्था है, जो जिम्मेदारी वाली कार्य है, उत्तरदायित्व वाले कार्य हैं, वो कौन करेगा, वो नवाब करेगा। तो दोहरे शासन में ये कार्य थे। द्वैध शासन की जो विशेषता थी, अच्छा इसके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इस शासन की व्यवस्था, द्वैध शासन की व्यवस्था क्या थी। द्वैध शासन की व्यवस्था थी, अच्छा इसके पहले हम जान लेते हैं कि जो शासन यहाँ पे है, शासन कार्य जो है दो भागों में है, दीवानी और निजामत। तो फ्लैशबैक पे हम जाते हैं मुगल काल में, मुगल प्रशासन में। तो मुगल प्रशासन में सेम यही कंडीशन था, मुगल प्रशासन में यही सेम कंडीशन था। वहाँ का जो प्रांत था मुगल प्रशासन का, प्रांत में दो तरह के कार्य थे, एक दीवानी और एक सूबेदार। अभी जो द्वैध शासन में जो निजामत है, दोनों का कार्य एक ही था। दीवानी का कार्य था राजस्व और वित्त अधिकारी को दीवानी बोलते थे, पुलिस न्यायिक अधिकारी को बोलते थे सूबेदार। जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे राजस्व संबंधित जो भी है लेखा जोखा, वो दीवानी के पास होता था, और न्यायिक अधिकारी, पुलिस प्रतिरक्षा जो भी है वो निजामत के पास होता था, जो कि अभी का निजामत है और उस समय का सूबेदार था मुगल प्रशासन। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मुगल प्रशासन में सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ था औरंगजेब के काल में। जो एक्सटेंशन है सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार, वो हुआ था औरंगजेब के काल में। और औरंगजेब के बाद
जो जितने भी प्रांत थे वो स्वतंत्र होने लगे थे, और बंगाल जो था वो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था, और ये पहला स्वतंत्र प्रांत था बंगाल। और यहाँ का नवाब जो मुर्शिद कुली खां है, ये भी ऐसा ही कार्य करता था, दीवानी और निजामत, लेकिन ये दोनों इसी के अंडर में होता था। दीवानी और निजामत दोनों इसी के अंडर में होता था। ऐसा नहीं है कि दीवानी कोई और निजामत कोई और, लेकिन हम द्वैध प्रशासन में हम क्या देख रहे हैं, द्वैध प्रशासन में हम देख रहे हैं कि दीवानी का कार्य कंपनी करती थी और निजामत का कार्य नवाब करता था। तो इस शासन की व्यवस्था थी उत्तरदायित्व रहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और इनके तरह तरह के ऑप्शंस होंगे, तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता, द्वैध शासन की विशेषता, इनके कई विकल्प होंगे, तो सबसे अच्छा आंसर इसका होगा उत्तरदायित्व रहित अधिकार। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरदायित्व रहित अधिकार ये है क्या। उत्तरदायित्व रहित अधिकार, उत्तरदायित्व रहित कहने का मतलब कि उत्तरदायित्व रहित, जिसमें उत्तरदायित्व नहीं हो लेकिन अधिकार हो। तो अंग्रेजों के पास ये जो दीवानी का मामला था, इसका अधिकार तो था लेकिन इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं था, इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं था। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं उत्तरदायित्व रहित अधिकार एवं अधिकार रहित उत्तरदायित्व, एवं अधिकार रहित उत्तरदायित्व। निजामत का जो कार्य था, जो नवाबों का कार्य था, उसमें उत्तरदायित्व तो था लेकिन अधिकार नहीं था। पुलिस प्रतिरक्षा, न्याय व्यवस्था, ये जिम्मेदारी वाला कार्य है और ये उत्तरदायित्व वाला कार्य है। तो उत्तरदायित्व तो था इसमें लेकिन अधिकार नहीं था। तो इसका सबसे अच्छा विशेषता यही था। हम बोल सकते हैं द्वैध शासन को कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार एवं अधिकार रहित उत्तरदायित्व। नेक्स्ट इसके दुष्परिणाम को भी हम जानते हैं। 1770 में भयानक अकाल, बंगाल में 1770 में भयानक अकाल आया था। राजस्व अधिकारी, ये अकाल क्यों आया था? तो कंपनी के जो राजस्व अधिकारी हैं मनमाने तरीके से लोगों से कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, और कृषकों, वहाँ के जो कृषक हैं, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, कंपनी के जो राजस्व अधिकारी हैं मनमाने तरीके से लोगों से कर वसूलते थे, और कृषक जो है वो कर बोझ के कारण, टैक्स के बोझ के कारण अपना अपना कृषि छोड़ने लगे थे। तो कृषकों ने बढ़ी हुई लगान और उपयुक्त सुविधाएं न प्राप्त करने के कारण कृषि छोड़ने का निर्णय ले लिया था। और जब इन्होंने कृषि का कार्य छोड़ दिया तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि बंगाल में बहुत ही भयानक अकाल आ गया था, बहुत ही भयानक अकाल आ गया था। तो इसका यह दुष्परिणाम है कि 1770 में भयानक अकाल आया था द्वैध शासन के कारण ही, क्योंकि कंपनी के जो राजस्व अधिकारी हैं वो मनमाने तरीके से टैक्स वसूलने लगे थे। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइव के ही काल में कम वेतन को लेकर अंग्रेज सैनिकों का विद्रोह, श्वेत विद्रोह हुआ था। तो कम वेतन को लेकर के, अगर आप वास्तविक जनता का शासक हो और उसके हितों का पोषण नहीं करोगे तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो क्लाइव के ही काल में कम वेतन को लेकर अंग्रेज सैनिकों का विद्रोह, श्वेत विद्रोह हुआ था। अंग्रेज कैसे थे? श्वेत थे, गोरे थे, इसलिए यह विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि के.एम. पणिकर एक इतिहासकार हैं। उनका कथन है, यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यह कथन पूछा जाता है एग्जाम में, कि किसने कहा था कि द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य कहा जाता है? किसने कहा था कि द्वैध शासन का जो काल है वह डाकुओं का राज्य है? तो यह के.एम. पणिकर का कथन है। के.एम. पणिकर का कथन है कि 1765 से 1772 जो द्वैध शासन तक का शासन था, वो शासनकाल था, उसे डाकुओं का राज्य कहा गया था। और एक दूसरे इतिहासकार हैं पर्सिवेल एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे बेशर्मी भरी लूट की संज्ञा दी थी। तो द्वैध शासन
में जो भी बातें थी, महत्वपूर्ण बात मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।